अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो है हमने मॉलिक्यूलर सीजर्स को आज स्टडी करना है। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स हमारे पास मतलब सीज़र हम कैंची को कहते हैं, और मॉलिक्यूलर मतलब के जो कि किसी छोटी चीज़ को जैसे कि जीन होता है उसे कट करने के लिए यूज़ हो। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर सीजर्स जो कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस होती हैं उन्हें जो है हम स्टडी करेंगे। These are natural enzymes of bacteria which they use for their own protection against viruses। ये कुदरती एंजाइम है बैक्टीरिया की जो कि वो खुद इस्तेमाल करेंगे अपनी हिफाजत के लिए वायरसेस के अगेंस्ट। मतलब कि जब कभी भी वायरस उनके पास आया ना तो ये क्या करेंगे कि उसकी मशीनरी को ये काट देंगे अपनी मॉलिक्यूलर सीजर्स के ज़रिए से, जो कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस होती हैं। जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस होती हैं ना, ये वायरल डीएनए को काट देती हैं। ठीक है, वायरल डीएनए को तो ये कट कर देंगी, लेकिन जो इनकी बट इज़ नॉट हार्म टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो वायरस के डीएनए और क्रोमोसोम को तो ये काट देंगी, लेकिन अपने जो इनके क्रोमोसोम होंगे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इन्हें जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। इन्हें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वायरसेस की ग्रोथ को रोकते हैं। वायरसेस का क्रोमोसोम काट दिया, वायरसेस की ग्रोथ रुक गई। ठीक है, और 1970 में हैमिल्टन ओ स्मिथ जॉन्स हॉपकिंस की यूनिवर्सिटी में उसने पहला जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग किया। ठीक है, तो वो कौन सा साइंसदान था जिसने पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है सेपरेट किया? वो था जॉन्स ओ स्मिथ, हैमिल्टन ओ स्मिथ और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में किया और 1970 में किया। और जो बैक्टीरिया होता है ना, वो कई तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पैदा करता है जो कि डीएनए को काटते हैं या ख़ास जगहों पे, ख़ास सीक्वेंसेस पे 4 या फिर 6 न्यूक्लियोटाइड के। ठीक है, जो कि एक तरतीब से होंगे रिवर्स ऑर्डर में, जिन्हें हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। जिस तरह पहले हमने फ्लैंकिंग साइड्स का पढ़ा था, ये मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस भी वैसे ही होते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस है, ये डीएनए को एक ख़ास सीक्वेंस पे काटेगा जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अरेंज होंगे एक ऑर्डर में, और फिर उसके रिवर्स ऑर्डर में ये 4 या 6 न्यूक्लियोटाइड के, जिन्हें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहेंगे। ठीक है, और 400 से ज़्यादा एंजाइम जो हैं वो अलग किए जा चुके हैं, जिसमें से 20 जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक है, यानी कि अब तक 400 से ज़्यादा जो है एंजाइम वो अलग किए जा चुके हैं। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग किए जा चुके हैं, जिसमें से कितने इस्तेमाल होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? 20। उसके बाद नेक्स्ट है ई कोलाई R1 आ कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए व्हेन इट हैज़ दिस सीक्वेंस ऑफ बेसिस एट द क्लीवेज साइट। जो ई कोलाई R1 होता है जो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि यही मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पर, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को काटता है जब उसके पास ये सीक्वेंस होगा, यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वाला सीक्वेंस होगा। ठीक है, उसकी काटने वाली जगह पे क्लीवेज साइट पे। Notice there is now a gap into a piece of which foreign DNA can be placed। और आप नोट करें कि एक गैप होगा जहाँ पे फॉरेन डीएनए का आप पीस रख सकते हैं। ठीक है, इफ़ इट एंड्स इन बेसिस complementary to those exposed by restriction enzyme। मतलब इसने जिस जगह से काटना होगा ना, वहाँ पे मतलब कि बेसिस रिवर्स ऑर्डर में अरेंज होंगे। ठीक है, इनके यहाँ पे कहने का मतलब ये, यानी कि एक गैप होगा जहाँ पे आप फॉरेन डीएनए, बाहर का डीएनए रख सकते हैं। ठीक है, अगर वो मतलब कि, और इसे कब रखा जा सकता है? अगर उसकी बेसिस कम्प्लीमेंट्री हो, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में हो, अपोजिट हो उसके, जो कि यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हैं। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने उस जगह को काटा ना, तो उसका सीक्वेंस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के हिसाब से हो गया। अब जो फॉरेन डीएनए आपने वहाँ पे रखना है, उसे जो है उसके रिवर्स ऑर्डर में उसकी बेसिस को होना चाहिए। जो सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन जो कम्प्लीमेंट्री एंड्स होते हैं दो डीएनए के मॉलिक्यूल के, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड और अपोजिट एंड, रिवर्स एंड, कम्प्लीमेंट्री एंड जो होते हैं उन्हें स्टिकी एंड्स कहेंगे, क्योंकि ये जो है जुड़ जाएंगे कम्प्लीमेंट्री यानी कि अपोजिट बेस पेयरिंग के साथ। इसलिए ये जो है फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के अंदर डालने में मदद करेंगे। ठीक है, मतलब स्टिकी एंड्स के ज़रिए से आप फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए में डाल सकते हैं। तो इस सारे में हमने मॉलिक्यूलर सीजर्स रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस में क्या देखा?
इसमें एक अहम पॉइंट साइंटिस्ट का वो नेम पूछ सकते हैं और डेट पूछ सकते हैं कि किसने पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया, तो वो हैमिल्टन ओ स्मिथ ने दिया जॉन हॉपकिंस की यूनिवर्सिटी में 1970 में दिया। ठीक है, और मतलब कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ना, ये सिर्फ वायरस से प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। बैक्टीरिया के अपने डीएनए और क्रोमोसोम को ये कुछ भी नहीं कहेंगे, और ये किन जगहों से काटेंगे, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस से काटेंगे। ठीक है, और जो इकोलाई R1 है, ये एमसीक्यू आ सकता है कि कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है, तो वो इकोलाई R1 है। ठीक है, और मतलब कि इनके स्टिकी एंड्स होंगे जो कि अपोजिट होंगे एक दूसरे के। ठीक है, जो कि फैसिलिटेट करेंगे फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के अंदर डालने में। तो ये सारी सिंपल बातें उसमें हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर। टू मेक रिकम्बिनेंट डीएनए वन ऑफन बिगन्स बाय सिलेक्टिंग अ वेक्टर द मीन्स बाय विच रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट सेल। इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं कि आपने कोई चीज़ किसी को डाल के देनी है ना, तो आप एक बर्तन में डाल के देंगे। इस तरह से आपने कोई जीन या डीएनए किसी चीज़ के अंदर इंसर्ट करना है, तो किसी ना किसी चीज़ के अंदर इंसर्ट करके देंगे एक बर्तन में, जिसे हम वेक्टर कहेंगे या मॉलिक्यूलर कैरियर कहेंगे। तो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई बर्तन, कोई वेक्टर हो जिसके ज़रिए से आप रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डाल सकें। ठीक है, एक कॉमन टाइप जो है वेक्टर की प्लाज्मिड है। अब एमसीक्यू आ सकता है कि मोस्ट कॉमन वेक्टर कौन सा है, तो वो प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड जो है, इसे उन इन्वेस्टिगेटर ने स्टडी किया, डिस्कवर किया, जो कि हमारी आंतों के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है एसर्शिया कोलाई। ठीक है, एसर्शिया कोलाई की सेक्स लाइफ, मतलब कि एसर्शिया कोलाई की रिप्रोडक्शन के हवाले से जो लोग स्टडी कर रहे थे, उन्होंने जो है प्लाज्मिड को सबसे पहले डिस्कवर किया। और प्लाज्मिड क्या है, ये कॉमनली यूज्ड वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है, जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते वक्त बाहर के डीएनए को होस्ट सेल में डालने के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है, तो प्लाज्मिड क्या है, और ये अच्छा, अब ये वाली लाइन जब मैं पढ़ने लगी हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आती है, एमडी कैट में भी, एग्जाम में भी। जो प्लाज्मिड होते हैं ना, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रखने वाले सर्कुलर डीएनए होते हैं। ठीक है, जिनके पास एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस के लिए जीन होंगे, यानी कि अगर कोई एंटीबायोटिक खा लेता है तो एंटीबायोटिक जो है इन प्लाज्मिड्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये उसे रेजिस्ट करेंगे। और फर्टिलिटी, मतलब कि जरखेज़ी बढ़ाने के जीन्स होंगे। वन ऑफ द प्लाज्मिड डिस्कवर्ड अर्लियर PSC101 हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन। अच्छा, ये दो एमसीक्यूज़ ना, ये बहुत आते हैं, हमारे भी आए थे, उसके बाद भी आते रहे हैं कि ये जो PSC101 है, इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किसके लिए होता है। ठीक है, मतलब कि टेट्रासाइक्लिन के लिए होता है, एम्पिसिलिन के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, इस तरह से 3-4 ऑप्शन वो दे देंगे। तो PSC101 टेट्रासाइक्लिन के लिए, और जो PBR322 है ना, इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन टेट्रासाइक्लिन के लिए भी होगा और एम्पिसिलिन के लिए भी होगा। और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में प्लाज्मिड PBR322 के, वो इसे इस काबिल बनाएगा कि ये बैक्टीरिया की कॉलोनियों को अलग कर सके एम्पिसिलिन में से। ठीक है, मतलब कि अब जो PBR322 है, इसके पास तो एम्पिसिलिन के लिए भी है और टेट्रासाइक्लिन के लिए भी है। तो कोई अगर ऐसा मिक्सचर हो जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन भी पड़ा हो, एम्पिसिलिन भी पड़ा हो, तो ये एम्पिसिलिन से टेट्रासाइक्लिन को अलग कर देगा। तो ये तो जाहिर सी बात है। तो इस सारे में हमने क्या देखा, ये छोटा सा ये जो पैराग्राफ है ना वेक्टर वाले एमसीक्यू से भरा हुआ है। एक तो कॉमनली यूज्ड पूछ सकते हैं वेक्टर, जो कि प्लाज्मिड है, और फिर पूछेंगे कि किस चीज़ को स्टडी करते हुए प्लाज्मिड डिस्कवर हुआ। तो एसर्शिया कोलाई की सेक्स लाइफ को स्टडी करते हुए डिस्कवर हुआ। और PSC101 के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है टेट्रासाइक्लिन के लिए, और PBR322 के पास है टेट्रासाइक्लिन के लिए भी है उसके पास, और इसके अलावा एम्पिसिलिन के लिए भी है। और PBR322 उसमें अगर हम जीन इंसर्ट कर दें टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट वाला, तो वो उससे जो है अलग किया जा सकता है बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को उस मीडियम से जिसमें एम्पिसिलिन भी पड़ा हो। उसके बाद नेक्स्ट है रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो प्लाज्मिड है उसे सेम एंजाइम से काटेंगे जिसे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करने के लिए इस्तेमाल किया था। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जिसे आपने काटना है, वो एक लिहाज से कैंची ही है ना, तो जिस स्टाइल से कैंची काटेगी वैसे ही निशान उसके न्यूक्लियोटाइड पे छोड़ जाएगी। और हमने क्या करना है कि प्लाज्मिड के अंदर ही वो, मतलब कि वो जीन डाल के अगले होस्ट में डालना है। तो आप क्या करें कि रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आप प्लाज्मिड को उसी एंजाइम या फिर उसी, दूसरे लफ्ज़ों में कैंची यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर से काटें जिसे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया था। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, मिसाल के तौर पर वो इंसुलिन है, फिर वो स्टिकी एंड्स के साथ जुड़ जाएगा जो कि मतलब कि पैदा होते हैं, क्रिएट होते हैं
प्लाज्मिड को काटने के बाद किसी दूसरे ख़ास एंजाइम से, जिसे डीएनए लाइगेज कहते हैं। अब जो हमारे पास प्लाज्मिड है उसे अब मिसाल के तौर पर डीएनए लाइगेज से काट लें, ठीक है, इस एंजाइम से काट लें, तो क्या होगा कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि मिसाल के तौर पर इंसुलिन है वो क्या होगा, पुस्टिकी एंड्स के साथ जुड़ जाएगा, जो कि कैसे पैदा होते हैं, प्लाज्मिड को डीएनए लाइगेज से काटने के बाद, ठीक है। और ये जो एंजाइम होगा ये फ़ौरन पीस को डीएनए के वेक्टर के अंदर जोड़ देगा। अब ये जो दो डिफरेंट पीसेस हैं डीएनए के, ये इकट्ठे जुड़ गए हैं, ठीक है, इन्हें जो है हम रिकम्बिनेंट डीएनए, तो ये जो दो डीएनए हैं जो कि इकट्ठे जुड़ गए हैं इन्हें रिकम्बिनेंट डीएनए कहेंगे या फिर काइमेरिक डीएनए कहेंगे। तो अगर काइमेरिक डीएनए आए या रिकम्बिनेंट डीएनए आए तो इस दोनों का एक ही मतलब होगा। तो यहाँ पे वो ये कह रही है कि प्लाज्मिड को काटने के लिए भी वही एंजाइम यूज़ करें जिसे जो है आपने इस्तेमाल किया जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटने के लिए, और डीएनए लाइगेज से आप प्लाज्मिड को काटेंगे तो उसके स्टिकी एंड पैदा होंगे जो कि फिर डीएनए के साथ मतलब कि फिट हो जाएंगे। और ये जो एंजाइम होगा, ठीक है, ये मतलब कि इस तरह की पोजीशनिंग प्लाज्मिड को देगा कि ये फिक्स कर देगा फॉरेन पीस को डीएनए के वेक्टर में, ठीक है। और ये जो दो मुख्तलिफ पीसेस हैं डीएनए के जो कि अब इकट्ठे जुड़ गए हैं इन्हें रिकम्बिनेंट डीएनए कहेंगे या फिर काइमेरिक डीएनए कहेंगे। तो ये यहाँ पर आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ह्यूमन सेल है, उसे ह्यूमन डीएनए यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने अलग किया और दूसरे से प्लाज्मिड ले लिया जो कि वेक्टर है, उसे काट दिया। और जिस हिस्से से उसे कट किया ना, अब जिस एंजाइम से आपने अपनी पसंद के जीन को अलग किया यानी कि इस ह्यूमन डीएनए को अलग किया, उसी से ही जो है अपने प्लाज्मिड का वो हिस्सा काटना। ये देखें प्लाज्मिड का दूसरे स्टेप में हिस्सा कटा हुआ भी, ये दोनों फिक्स हो गए क्योंकि एक ही कैंची एक ही एंजाइम से कटे थे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इनके फिक्स होने के बाद जो है मतलब कि वो उसके अंदर कॉलोनियाँ बनेंगी, ठीक है। और फिर मतलब कि उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाएगा और फिर वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और वो सेपरेट होकर जो है हमें इंसुलिन प्रोटीन देंगे जो कि फिर डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।